Sure. Assalamu alaikum class. My name is Misbah Fiz and my roll number is 019641. Today my topic of presentation is control of microorganism by physiological methods, और जिसमें मेरा टॉपिक है जो मैंने एक्सप्लेन करना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रेडिएशंस। चलिए सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाते हैं। तो ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होती है, ये हमने कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो ऑस्मोसिस होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे साल्ट की बात हो रही है। अगर हम साल्ट के लिहाज से देखें तो ऑस्मोसिस होती है कि लोअर कंसंट्रेशन मीन्स के वाटर जो होगा हाई होगा, तो हायर फ्रॉम टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन इट मीन्स के जो वाटर होगा हायर कंसंट्रेशन, वहाँ पे जहाँ पे साल्ट हाई होगा वहाँ पे वाटर लो होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ कह सकते हैं कि सॉल्वेंट सोल्यूट की फ्रॉम कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या वाटर मॉलिक्यूल में कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन। अब हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ जस्ट पूरी क्लासेस सॉल्व कर रहा हूं, इससे नंबर के क्लासेस सॉल्व कर रहा हूं। इसमें ने ऑस्मोसिस को प्रॉपर डिफाइन किया कि नहीं किया, इनकी वर्डिंग ठीक है कि नहीं, क्लास में से कोई कमेंट करना चाहता है? क्लास में से कोई? सर इस डेफिनेशन को ऑपोजिट कर दिया है। सर मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन करती हूँ। मूवमेंट जो मूवमेंट होगी ना वाटर मॉलिक्यूल की, वो होगी जो वाटर होगा वो होगा हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस में। लेकिन अगर इन अदर वर्ड्स हम साल्ट की कंसंट्रेशन में देखें कि कौन सी चीज कैसे मूव कर रही है, तो फिर जब साल्ट होगा वो सॉरी सर जो वाटर होगा वो लोअर, हाँ यस सर साल्ट वही होगा, जो वाटर है वो मूव करेगा। जहाँ पे वाटर हायर होगा वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन लोअर है, मींस के हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा वाटर। और अदरवाइज देखा जाए जहाँ पे वाटर हाई है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली साल्ट की कंसंट्रेशन लो होगी, और जब लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है वाटर तो इट मींस कि वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन हाई है। तो इस तरह हम जो है ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। आप बहुत आगे चले गए हैं और आप खुद कंफ्यूज हो गए हैं। याद रखिएगा कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ईजीएस्ट और आसान तरीन जो वर्डिंग है वो इस्तेमाल की जाती है। अगर जस्ट आप कुछ भी मेंशन ना करती हैं, अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वाटर हाई कंसंट्रेशन, वाटर की बात हो रही है, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन यस सर टू लो कंसंट्रेशन। अगर सिर्फ लोअर वाटर, कंसंट्रेशन, अगर यस सोल्यूशन सर, की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पानी की बात हो रही है, एक यस तरफ सर, पानी ज्यादा, एक तरफ अगर फर्स्ट की सोल्यूशन की बात हो रही है तो उसमें फिर मेंशन करना पड़ेगा आपने दो सोल्यूशन सेपरेट किए हुए हैं और पानी अब यस कहाँ से कहाँ जाएगा। फिर सोल्यूशन के लिहाज से थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आपको तीसरा लफ्ज़ है सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने इसको किस लिहाज से एक्सप्लेन किया है। सबसे इजी मेथड था कि इसको सिर्फ वाटर की कंस्ट्रक्शन क्लास एक्सप्लेन करते। यस सर, वाटर अगर के अदरवाइज है तो फिर आपको उसमें सोल्यूट कंस्ट्रक्शन या फिर सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन या सिर्फ वाटर, ये आपकी डेफिनेशन की वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए, ऐसे नहीं जैसे आपने। चलो ओके सर। मूवमेंट होगी वाटर की वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। आपने फिर वही वर्डिंग सॉल्व कर दी। आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम जब सर लो ये मैं कंस्ट्रक्शन साल्ट कह की रहे हैं, बता रही। नहीं तो अब साठ, जब तक आप 60 किलोमीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि पानी मूव करके। आपने कहा जी पानी मूव कर रहा है लो से की तरफ, आपको वर्डिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी वाटर फ्रॉम्स एरिया ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। अगर आप ये कहना चाह रही हैं, ये आपको खुद अपने लफ्ज़ों को करेक्ट करना है। कैसे करेंगे ये आपने खुद सॉल्व करना है। सर ये कह सकते हैं या सिंपल वर्ड में कैसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होंगे वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। हाँ अब ठीक है।
ओके सर, अब जो हमारी बुक है उसमें जो 480 पेज है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू बताया हुआ है कि किस तरह हमने ऑर्गेनिजम्स को किल करना है या कंट्रोल करना है। तो दो टर्म्स उन्होंने यूज किए हुए हैं, एक प्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोप्टिसिस। हमने प्लाज्मोलिसिस इन अदर वर्ड्स हम देखें तो क्या है, जब एक सेल को हम प्लेस करते हैं सॉल्यूशन में तो उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की एज कम्पेयर टू दैट उस सेल के मुकाबले में। हमने उस सॉल्यूशन में प्लेस किया हुआ सेल को कि उस सेल के मुकाबले में जो सॉल्यूशन है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन हाई है। तो क्या होगा, जब साल्ट की कंसंट्रेशन हाई है तो क्या होगा, वो जो सेल से पानी होगा वो ड्रॉन आउट हो जाएगा, मींस के वो बाहर मूव करेगा। इट मींस के वहां पे सेल जो पानी बाहर है सेल के बाहर है और जो सेल है उनके दरमियान में जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बाहर की तरफ हाई होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वहां पे जो होगा वो एक प्रेशर डेवलप होगा जिसकी वजह से वाटर जो होगा सेल से बाहर मूव कर जाएगा। और जब बाहर मूव करेगा इस कंडीशन में जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा और इसको हम प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। और अदर वर्ड या हम बोल सकते हैं कि एक्सोस्मोसिस, मींस के सेल से पानी का बाहर आ जाना। दूसरी तरफ जो एक्सप्लेन हुई है प्लाज्मोप्टिसिस, मींस ये बिल्कुल इसी के रिवर्स हो जाएगी कंडीशन। ऐसी कंडीशन जिसमें एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन जिसमें हमने सेल को रखा हुआ है उसके लिहाज से सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन हाई है, तो फिर क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डेवलप होगा कि इनसाइड ज्यादा होगा तो जो आउटसाइड कम, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो आउटसाइड से इनसाइड मूव करेंगे। जब इनसाइड मूव करेंगे तो वो जो सेल होगा वो मतलब कि स्वेलअप हो जाएगा और एटलीस्ट वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम प्लाज्मोलिसिस और या एंडोस्मोसिस बोलेंगे इस टर्म को। और हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल्स होते हैं क्योंकि उनके गिर्द जो होती है वो सेल वाल नहीं होती, इसलिए उनकी प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोप्टिसिस जो है उस तरह से नहीं होती जिस तरह के बैक्टीरियल सेल या फंगल और प्लांट सेल्स की होती है। क्यों? रीजन ये है कि उनके गिर्द एक सेल वाल प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से ये फिनोमेना बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और इस तरह हम जो है किसी भी बैक्टीरियल सेल को किल कर सकते हैं साल्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंस से। क्लियर है? आगे हम चलते हैं रेडिएशंस की तरफ। रेडिएशन क्या है? वो एनर्जी जो कि ट्रांसमिट होगी थ्रू स्पेस इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में, जनरली हम उसको बोलते हैं रेडिएशंस। और हमने जो मोस्ट जो हमारा पर्पस है जो हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और जिनमें हम लाइट और एक्सरेज की एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये डुअल प्रॉपर्टीज की होती हैं, मतलब इनमें कॉन्टिन्यूस वेव फिनोमेना होगा और डिसकॉन्टिन्यूस पार्टिकल फिनोमेना होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हैं? वो पैकेट्स होते हैं ऑफ एनर्जी के, या जिनको हम समटाइम्स फोटॉन्स भी बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और फोटॉन्स जो है उनके में एनर्जी जो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट में जो एनर्जी होती है 6.626 10⁻³ जॉल्स, वो जो होती है वो एक फोटॉन की जो है एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरफ हम जा रहे हैं कि हमें पता है कि ये जो हमारी बुक है 480 पेज पे, इस पे एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। हमारी जितनी भी रेडिएशंस होती है ना उनका स्पेक्ट्रम बना हुआ है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट। लेकिन उसके नीचे इसके कॉस्मिक गामा रेज या गामा रेज जो हैं उसके और एक्स रेज, और जब अल्ट्रावायलेट का पोर्शन आएगा इनके मिड में उससे एक पोर्शन आता है विजिबल का, जैसे कॉस्मिक, एक्स रेज, यूवी, और उसके बाद इंफ्रारेड जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो इनके मिड में पड़ता है, फिर आईआर और फिर रेडियो वेव्स हैं। ये पूरा एक वेव जो रेडियो वेव्स की स्पेक्ट्रम है वो बनता है। तो हमें पता है कि जो रेडिएशन है हम इनको कैसे यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होती जाती है जैसे कि एक्सरेज हैं ये या कह लें कि अल्ट्रावायलेट, इनमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो उतनी उस लिहाज से उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। जब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो मतलब कि कुछ वेव्स इनमें से ऐसी हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा हो तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, और जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो वो ये एबिलिटी रखती हैं कि जो मॉलिक्यूल हो सकें उनमें से जो होती है ना आयनाइज कर सकें, मतलब कि उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर सकें। तो उस लिहाज से हम रेडिएशन को डिवाइड कर देते हैं कि किस तरह एक मैटर के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना वो वर्क करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं रेडिएशंस को, इनकी इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करने पे या न कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसकी बेस पे। तो 2 टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं वैसे अगर हम इस लिहाज से डिवाइड करें तो। एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशंस
और दूसरी होती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो जिनके पास एबिलिटी होती है, इतनी इनफ एनर्जी होती है उनके पास कि वो एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ये पड़ रही हैं रेस, तो उसको आयोनाइज कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से नॉकआउट कर सकें। और जब ये नॉकआउट करेंगी तो वहाँ पे कुछ रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोक्सिल रेडिकल होगा, हाइड्रोजन रेडिकल होगा, और कुछ पेरोक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस कर देगी। मींस कि केमिकल नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो वो वहाँ पे इंट्रासेलुलर जितनी भी कंटेंट्स होंगे वहाँ पे वो डैमेज होगी, प्रोड्यूस करेंगी। और जो सबसे ज्यादा डैमेज होगा कि कहाँ पे होगा, मतलब कि रेस तो सारे सेल पे पड़ रही हैं, तो कौन सी चीज ज्यादा डैमेज होगी वो भी हम देखेंगे कि वो कौन सी ज्यादा डैमेज होती है। तो सबसे ज्यादा डैमेज होने वाली जो चीज होती है सेल के अंदर जब रेस पड़ रही होती है तो वो डीएनए होता है। तो डीएनए के अंदर मींस के केमिकल चेंजेस कर देंगी रेस, जिसकी वजह से कोई म्यूटेशन हो जाएंगी, कोई कैंसर कॉजिंग हो जाएगा, या बैक्टीरिया के अंदर इस तरह की चेंजेस होंगी कि वो अपना फिनोमिना जो है या ग्रोथ का या मेटाबॉलिज्म का वो स्टार्ट नहीं कर सकेगा, और इस तरह डाइव प्रोसेस होगा। दूसरी तरफ होती हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। ऐसी रेडिएशंस जिनके पास ये एबिलिटी तो नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर वो पढ़ रही हैं या उसको एनालाइज कर सकें, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती हैं कि वो हायर एनर्जी लेवल्स तक चले जाते हैं। और उस तरह फिर वो जब हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो वो डिफरेंट केमिकल स्पीशीज को क्रिएट कर देंगे, और वहाँ पे वो केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में नहीं हो सकते थे। मींस कि जब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस पड़ेंगी तो वो इस तरह की कंडीशन वहाँ पे बना देंगी कि मॉलिक्यूल जब जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इस तरह के वो जो रिएक्शंस होंगे वो परफॉर्म करेंगे, जो कि वो अनएक्साइटेड स्टेट में जो थे वो परफॉर्म नहीं करवा सकते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, यहाँ पे हमने देखा कि गामा रेज और एक्स रेज जो हैं ये आयनाइजिंग रेडिएशंस की जो है ना वो एग्जांपल्स हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है ना उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है ये इनकी एनर्जी जो होती है गामा की और एक्स रेज की मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एक एनर्जी का यूनिट है, लेकिन हम जब रेडिएशंस की बात कर रहे होते हैं तो हम इसमें भी उसी यूनिट को जो है रेडिएशन यूनिट को वो यूज कर लेते हैं एज ए इसमें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिनोमेना जो है वो कोल्ड सिटरलाइजेशन। कोल्ड सिटरलाइजेशन क्या है, वो फिनोमेना जिसके अंदर जब रेडिएशन पड़ती है ना तो वो बॉडी के ऊपर जब गिरती हैं तो वो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लेके आती, लेकिन इतनी होती हैं कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकें। तो इसलिए हम बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। मींस के इस तरीके से जो भी चीज हमने स्टरलाइज करनी है, कोई प्लास्टिक मटेरियल भी है तो क्या होगा वो आराम से स्टरलाइज हो जाएगा विदाउट कि उसकी ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसकी शेप चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इस वजह से हम इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन फिनोमेना जो है ये बोलते हैं। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारी जो फूड इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है मीन जहाँ पे ये मेडिसिन वगैरह का जो होता है वहाँ पे ये रेडिएशन जो है ये यूज हो रही है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन? जी क्लास कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो पूछ सकती है। टाइम चूँकि बहुत थोड़ा सा है, क्वेश्चन इसके बाद अभी आया सर मैं टॉपिक मेरा दो यस सर अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज हैं थोड़ी सी। एक्वेस्टिक रेडिएशंस में हम चलते हैं, यहीं पे हमें दी हुई है कैसी वो रेडिएशंस हमें बज़ाहिर तो ऐसे नजर आती है कि जैसे साउंड वेव्स हैं कि ये कैसे किल कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक जैसे अल्ट्रासाउंड जो होगी वो यूज की जाती है, उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो किसी भी जर्म्स को जो होती हैं बैक्टीरिया को जो मार सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको हम जो है यूज करते हैं। एक फिनोमेना होता है सोनिकेशन का, उसको भी हम बायोलॉजी में यूज करते हैं, सेल बायोलॉजी में मोस्टली यूज होता है। वहां पे क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव, सोनिकेशन में यही होता है जैसे एक्वेस्टिक रेडिएशन का हम पढ़ रहे हैं, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स जो होती है ना वो ट्रीट करते हैं हम सेल को ब्रस्ट, उससे जब ट्रीट करते हैं सेल को तो ब्रस्ट हो सकता है या ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होगा तो ब्रेक डाउन होगी तो हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और इसके जितने भी सेपरेट करने होंगे ना कंपोनेंट्स हम उनको सेपरेट कर लेंगे। इस तरह एक्वेस्टिक रेडिएशन जो है इनको भी हम सेल बायोलॉजी में जो है वो यूज कर सकते हैं। इस तरह आगे जो मेरा टॉपिक है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मीन्स अगर लाइट भी निकल जाए तो यही होगा कि रेडिएशन ही वो है एक्सप्लेन हो रही है। तो और साथ एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जो इसका स्पेक्ट्रम दिया हुआ है वो इन्होंने दिया है 152 3900 3900 एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम जो है ये सबसे स्मॉल यूनिट है जो कि जब ये बुक्स वगैरह लिखी जा रही थी तब ये यूज हो रहा था, लेकिन अब जो हम यूज करते हैं वो नैनोमीटर में यूज होता है। और वन जो एंगस्ट्रम है वो होता है 10 की पावर -10 के इक्वल होता है, और जो हमारा
नैनोमीटर होता है वो 1 × 10⁻⁹ इट मीन्स कि जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी 10 की पावर जितनी बढ़ती जाएगी इट मीन्स वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम इन्होंने यूज किया है। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट से हम पढ़ते हैं कि इसके तो 3 वेव्स होते हैं ना, बैंड्स होते हैं, कह लें यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। तो किस तरह से ये लाइट इफेक्टिव होती है, तो हमने उसी रेडिएशन को पढ़ना है, इसके उसी स्पेक्ट्रम को पढ़ना है जो जर्मिसिडल इफेक्ट रखता है, मीन्स के बैक्टीरिया को जो किल करने की जिसमें जो है एबिलिटी ज्यादा होती है। जितने ये जो हम ये बात करते हैं सिंपली के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, इनमें पेनिट्रेशन पावर तो इतनी ज्यादा नहीं होती कि पेनिट्रेट कर सके, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ शॉर्टर होती है, इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है और पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। और कुछ जो होगी जैसे 3 बैंड्स हैं ए बी सी, कुछ वेव्स होंगी रेडिएशन की, कुछ ओजोन क्लाउड और स्मोक से ही फिल्टर हो जाएंगी, फिर कुछ उससे नीचे एटमॉस्फेयर में आएंगी, कुछ वहां से फिल्टर हो जाएंगी और कुछ इसका जो पोर्शन होता है वो हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंचता है। तो जो हम अब यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी जर्म्स को किल करने के लिए, तो जो जिसकी रेंज 260 के नैनोमीटर के करीब जो है ना हम यूज करते हैं रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में से जर्म्स को किल करने के लिए। जो एंगस्ट्रम में उसका बनता है ना कि कितना पोर्शन बनता है, वो 2650 एंगस्ट्रम बनता है। और जब हम इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये 265 के नियर अबाउट बनता है, कि मीन्स के अगर नैनोमीटर में देखें तो वो 265 पे मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, उनका जर्मिसिडल इफेक्ट ज्यादा होता है। और अगर एंगस्ट्रम में देखें तो वो 2650 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 0.1 जो होगा नैनोमीटर उसके इक्वल होता है। तो इस तरह आप चाहे यहाँ पे यूनिट्स चेंज करना चाहें, एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर भी करना चाहें, तो आप जितने जितने यहाँ पे दिए हुए हैं उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करके नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं।